हमारे घर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं या फिर उससे चार्ज होते हैं या फिर उसको किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। माय नेम इज़ राज विश्वकर्मा, वेलकम टू एकेडमी। ये है इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वीडियो जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को बहुत ही ईजी और ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो करती है और ऐसी क्या चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराती है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हम सर्किट में करंट को कंट्रोल या फिर रेगुलेट कर सकते हैं। साथ ही हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको कि हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होती है। कंट्रोलेबल का मतलब इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कन्वीनियंट का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना आसान है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, लाउड स्पीकर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको कि आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होती है। मूव करते हैं और समझते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जिस तरीके से फ्लोइंग एयर करंट का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लोइंग वाटर करंट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरीके से फ्लोइंग चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरीके से हम वाटर के फ्लो के रेट को मेज़र कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के रेट को मेज़र कर सकते हैं। वाटर करंट के रेट को मेज़र कर सकते हैं इस तरीके से, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अमाउंट ऑफ वाटर का हो जाएगा लीटर और टाइम टेकन का हो जाएगा सेकेंड। मतलब हम वाटर के फ्लो के रेट को लीटर पर सेकेंड में मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के रेट को भी मेज़र कर सकते हैं जिसको कि हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मतलब है कितने अमाउंट का चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में कितने अमाउंट में चार्ज फ्लो हुआ है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब हम अमाउंट ऑफ चार्ज को किस तरीके से मेज़र करेंगे। मान लेते हैं कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है उससे n नंबर में इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, तो इस नंबर को इलेक्ट्रिक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने अमाउंट में चार्ज फ्लो हुआ है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, इनटू चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू प्लस या माइनस एनी, यहाँ पर प्लस या माइनस उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को तो एन ई रिप्रेजेंट करेगा, बट वो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा प्लस या माइनस। आगे मूव करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पियर। तो अगर हमें एक एम्पियर को डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर एक कूलाम का चार्ज एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहा है तो वहाँ पर जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। मान लेते हैं एक कूलाम चार्ज इस पर्टिकुलर एरिया से यूनिट सेकेंड 1 सेकेंड में पास कर रहा है तो वहाँ पर जो इस वायर में करंट बनेगी वो 1 एम्पियर की होगी। करंट की और भी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। जिस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था उस समय इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन कंसीडर किया गया। तो एक्चुअली पॉजिटिव आयन सर्किट में मूव नहीं करते क्योंकि वो हैवी होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन माना गया। सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम जो करंट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होगी। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक
करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो मेज़रमेंट ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के मेज़रमेंट के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं अमीटर। उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस ऐसा होता है, एक गोले के अंदर ए और फिर पॉजिटिव और निगेटिव। अमीटर कुछ इस तरीके से होता है। इसको सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो इसको सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सपोज़ कोई वायर है जिसमें कि हमें करंट की वैल्यू को मेज़र करना है, तो जो अमीटर होगा उसको हम सीरीज़ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं पोटेंशियल। ऐसी क्या चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराती है। वाटर हमेशा हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्लो करता है। यहाँ पर एक टैंक जो कि हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर है और एक टैंक टू जो कि लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर है। तो वाटर हमेशा हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्लो करता है, यानी कि जब तक उन वाटर लेवल्स के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं होगा तब तक वाटर फ्लो नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। सेम इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। अब इस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को और समझने से पहले हमें एक नई क्वांटिटी को समझना पड़ेगा, एक नए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कोई लाइट सोर्स अपने चारों तरफ लाइट की एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सेम उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं और उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दो क्वांटिटीज़ पर, पहला कि उस सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरा जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेज़र करना है उसकी उस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा उस पॉइंट का उस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द सोर्स पॉइंट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। मतलब पोटेंशियल भी डिपेंड करता है, पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी डिपेंड करती हैं उस सोर्स चार्ज की वैल्यू कितनी है और उसकी उस पॉइंट जिस पर हम पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं उसकी उस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है। बट हम 10th क्लास में हैं तो हम इसको एक अलग डेफिनेशन से समझते हैं। तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किया जाता है और उस चार्ज के रेशियो को उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास कोई एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q0 है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज इसलिए क्योंकि इस चार्ज की हेल्प से हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यूज़ को फाइंड करने जा रहे हैं। तो सपोज करते हैं ये टेस्ट चार्ज फिलहाल इनफाइनाइट पर प्रेजेंट है। अब इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क होगा वो W इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट P। सपोज ये पॉइंट P है तो जितना भी वर्क होगा उस वर्क को दैट वर्क इनफाइनाइट टू P, उस वर्क को अगर हम डिवाइड कर दें उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू से तो जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क होगा और उस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगी। अच्छा, अब ये वर्क क्यों होता है तो इसको समझ लेते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। सपोज़ यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है
और जो टेस्ट चार्ज आ रहा है, जिस टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से मूव करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, वो भी पॉजिटिव है। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। और इस रिपल्सन की वजह से हमें, जैसे मान लेते हैं वो चार्ज फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, अब इसके बीच में रिपल्सन होगा, जिससे हमें उस टेस्ट चार्ज के ऊपर उस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के, उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के उसको मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए वर्क वहाँ पर होता है और उस वर्क की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं दैट W इज इक्वल टू Q इंटू V, मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है अगर हमें ये पहले से पता हो, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, सोर्स चार्ज, जिस भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं, जिस भी चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू और उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उस चार्ज को मूव करने में कितने अमाउंट में, कितने जूल में वर्क हुआ है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। एक बार फिर से हम इसके डेफिनेशन को रिकॉल कराना चाहेंगे। एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया वर्क और उस चार्ज के रेशियो को उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। तो ये था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है उसकी यूनिट को हम बोलते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेज़र करते हैं वोल्ट में। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसको कि हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक दो पॉइंट्स के बीच में, किसी वायर के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी। सपोज़ हमारे पास दो पॉइंट हैं, सपोज़ हमारे पास दो पॉइंट यहाँ पर A और B हैं। तो क्योंकि सपोज़ यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट A और B हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं वो कुछ इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को या किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क होगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क और उस चार्ज के रेशियो को दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान लेते हैं जो वर्क हुआ पॉइंट, उस चार्ज Q को या Q नॉट को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जो वर्क हुआ उसकी वैल्यू WA/B है। तो उस वर्क और उस चार्ज के रेशियो को उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क और उस चार्ज के रेशियो को दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब अगर हमें एक वोल्ट को डिफाइन करना हो तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक कूलाम के चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, ले जाते हैं, तो अगर वर्क 1 जूल का होगा तो मतलब दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। मतलब अगर वर्क की वैल्यू 1 जूल हो और एक कूलाम के चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें तो जो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल, सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं। सर्किट डायग्राम, सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, कुछ पैसिव एलिमेंट होते हैं, कुछ एक्टिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं और पैसिव एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो उनका सिंबल क्या होगा सर्किट में, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम समझने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें कि एक वायर लगा हुआ है। उस वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा जिसको कि हम आगे समझेंगे डीप में रेसिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। और उस वायर के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है तो एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसको कि हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और उस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यूज़ को मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको कि हम अमीटर बोलते हैं और उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। वोल्ट मीटर को हम उस वायर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर को उस वायर के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये सेल का सिंबल होता है और यहाँ पर ये प्लग की का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो आगे चलते हैं और भी सर्किट
डायग्राम में जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल को समझते हैं। सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक जो सेल होती है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एक लाइन, एक छोटी लाइन और बड़ी लाइन जो कि हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, और छोटी लाइन लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इन सेल्स की ग्रुपिंग कर दें तो वो बन जाएगी बैटरी। ढेर सारी सेल्स को अगर हम ग्रुप कर दें तो वो बैटरी बन जाएगी, और बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। प्लग की या फिर स्विच का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये ओपन, OPEN, ये ओपन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नीचे इसका डायग्राम है उसके बीच में अगर हम एक डॉट लगा दे रहे हैं तो वो प्लग की या स्विच का सिंबल है, बट वो क्लोज। यहाँ पर सर्किट ओपन के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और सर्किट अगर क्लोज है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और वायर जॉइंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई वायर है BC, और एक दूसरा वायर इसके साथ कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, तो ज्वाइंट वाले पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। मतलब यहाँ पर ये वायर और ये वायर आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर वायर जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। एक ब्लू वायर जो कि नीचे से कुछ इस तरीके से जा रहा है इसमें, और एक ग्रीन वायर जो कि उसके ऊपर से उसको क्रॉस कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर वायर 1 और वायर 2 एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आगे चलते हैं और एक दो एलिमेंट्स को और देखते हैं। रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। रेहोस्टेट जो होता है वो एक डिवाइस होती है जिससे हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो अगर हम ये जो येलो वाला है इसको हम लेफ़्ट या राइट करके हम उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, और रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ चेंज होने पर उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये था सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ओम्स लॉ। किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है, इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। हमने एक सर्किट सेटअप किया है कुछ इस तरीके से। इसमें हम नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हम सर्किट को कुछ इस यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो एक सेल एक्टिव हो जाएगी। अगर हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो 2 सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। अगर हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो 3 सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, और यहाँ से करेंगे तो अगर हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो 4 सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। इस तरीके से हम नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू को चेंज करके सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमने एक वायर के क्रॉस वोल्ट मीटर को लगाया है, जिससे हम उस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें। उस वायर में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करने के लिए हमने एक डिवाइस अमीटर का यूज़ किया है। अमीटर को हमने सीरीज़ में लगाया है और वोल्ट मीटर को हमने उस वायर के पैरेलल में लगाया है। नंबर ऑफ सेल की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने पर हमने नोटिस किया कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है और अमीटर की जो रीडिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज़ करने पर उस वायर में करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई, और उस करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होने से पोटेंशियल डिफरेंस, उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हुई। मतलब सर्किट में करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने पर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ पर। जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने किसी मेटेलिक वायर में फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकाला, जिसे हम ओम्स लॉ से समझते हैं। अगर हम किसी वायर की फिजिकल कंडीशंस जैसे कि उसका एरिया, लेंथ, टेम्परेचर ऑफ वायर, ये सारी चीज़ें ना चेंज करें तो उस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें कितने अमाउंट में करंट फ्लो कर रही है। सपोज हमारे पास ये एक वायर है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स ए और बी का जो पोटेंशियल होगा वो VA और VB होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो VA माइनस VB होगा। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें कितने अमाउंट में करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम VA माइनस VB को हम V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने पर हमें एक
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, जिसको कि हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस R को हम उस वायर का रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये एक्चुअली उस वायर के रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि हम R से डिनोट करते हैं। तो ये था ओम कॉलम। मतलब फिर से एक बार समझ लेते हैं, अगर हम किसी वायर की फिजिकल कंडीशंस को ना चेंज करें, फिजिकल कंडीशंस यानी कि एरिया, लेंथ और टेम्परेचर ऑफ वायर, तो उस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें कितने अमाउंट में करंट फ्लो कर रही है। तो ये ऐसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, जहाँ पर R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको कि हम उस वायर का रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज R। अगर हम उस वायर में फ्लो होने वाली करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो उसका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, कुछ इस तरीके से। उसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगा। इसको समझ लेते हैं। जो पोटेंशियल और ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप होता है वो वायर के रेसिस्टेंस की वैल्यू को बताता है। समझते हैं, जैसे हमने करंट को x एक्सिस पर और पोटेंशियल को y एक्सिस पर प्लॉट किया है, तो जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू IR की हेल्प से अगर हम इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ पर अगर हम इस v इज इक्वल टू IR को कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो y एक्सिस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्लोप है वो रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ को बता रहा है। मतलब स्लोप m, जो स्लोप होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, और ये इक्वल टू होता है tan थीटा। तो सपोज़ ये अपना ग्राफ है, ये x एक्सिस के थ्रू कितना एंगल क्रिएट कर रहा है उसका हम tan ले लेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं उसका स्लोप। तो यहाँ पर जिससे हमें पता चलता है कि v इज इक्वल टू IR, इस इक्वेशन के थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि v इज इक्वल टू IR का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर v की भी पावर 1 है और I की भी पावर 1 है, मतलब दोनों वेरिएबल्स की पावर सिंगल है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लोप ऑफ VI ग्राफ। मतलब VI ग्राफ का जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस वायर का रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप की वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा, या फिर हम ऐसा बोल दें कि tan थीटा की वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा होंगी या थीटा की वैल्यूज़ जितनी हाई होंगी, तो रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ उतनी ही ज़्यादा होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस क्या होता है? जब किसी कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो करती है तो वायर उसमें फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। इसे हम कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर करंट के फ्लो का अपोज ज़्यादा होगा, तो वो मटेरियल जो होगा वो हम बोलेंगे उसको इंसुलेटर। अगर वायर का रेसिस्टेंस कम है तो करंट के फ्लो का जो अपोज होगा वो भी कम होगा। इसको वहाँ पर वो जो सब्सटेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टिंग वायर जो होते हैं उनका रेसिस्टेंस कम होता है, और जो इंसुलेटर होते हैं उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो अपोज भी ज़्यादा होगा। अब समझते हैं कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। ये कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? इस रेसिस्टेंस का कॉज क्या होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सेल के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस या फिर एटम से फ्रिक्वेंटली कोलाइड करते हैं, और हर कोलिजन की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी फ्रिक्वेंटली कोलिजन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मोशन का अपोज होता है, जिसको कि हम बोलते हैं उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस। मतलब उनका फ्रिक्वेंटली कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो उतना ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस और अगर करंट के बीच में हम रिलेशन देखें तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम वायर के रेसिस्टेंस को डबल कर दें तो उसमें करंट का जो अमाउंट होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर हम रेसिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो करंट की वैल्यूज़ 1/3 हो जाएंगी। बट हमें पोटेंशियल को उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस डबल करने पर करंट हाफ हो जाएगी, और ट्रिपल करने पर रेसिस्टेंस को ट्रिपल करने पर करंट की वैल्यूज़ 1/3 रह जाएंगी। अब समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब
कि उस कंडक्टिंग वायर की लेंथ कितनी है, उस पर रेसिस्टेंस की वैल्यूज डिपेंड करती हैं। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब उस कंडक्टिंग वायर की लेंथ जितना ज़्यादा होगी रेसिस्टेंस की वैल्यूज उतनी ज़्यादा होंगी। सेकेंड जो फैक्टर है जिस पर रेसिस्टेंस की वैल्यूज डिपेंड करती हैं वो होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उस कंडक्टिंग वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और तीसरा फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, जिसको कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी की वैल्यूज जितनी हाई होंगी रेसिस्टेंस की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन करने पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि इन दोनों को कंबाइन करने पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाने पर हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसको कि हम उसकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलते हैं उस वायर की। तो हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये किसी वायर के रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ को मेज़र करने का फार्मूला है, दैट R इज इक्वल टू रो L बाई A। चौथा जो फैक्टर होता है जिस पर रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ चेंज होती हैं। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ करती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस से जो उनका फ्रिक्वेंटली कोलिजन्स होता है उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर इसको बोलते हैं रेसिसिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं मटेरियल पर। जो मेटल्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लो होने की वजह से उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, तो जब उसके थ्रू करंट पास करती है तो वो काफ़ी कम रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसलिए ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट होते हैं। इनके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जो वैल्यूज़ होती हैं उनका जो रेंज होता है वो 10⁻⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर के बीच में होता है। वहीं पर अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। जब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो उसमें पास होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ करंट होते हैं। रेसिस्टिविटी हाई होने की वजह से रेसिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रेसिस्टेंस किसी वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रो L बाई A पर। इस रेसिस्टिविटी की वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा होंगी उस वायर का रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अगर हम कुछ मेटल्स के रेसिस्टिविटी ऑर्डर को देखें तो सबसे जो सिल्वर होता है उसकी रेसिस्टिविटी काफ़ी कम, देन कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम। तो ये कुछ रेसिस्टिविटी का ऑर्डर होता है। आगे चलते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एलॉयज़। ये एलॉयज़ क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को या फिर किसी मेटल और एलिमेंट को मोल्टन स्टेट में मिक्स करते हैं तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है। एलॉयज़ जो होते हैं उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अधिकतर हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। कुछ एग्जांपल्स एलॉय के, जैसे मैग्नीन, ये एलॉय होता है कॉपर, मैग्नीज, निकल का। नाइक्रोम एलॉय होता है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का। क्योंकि ये हाइयर टेम्परेचर पर आसानी से ऑक्सीडाइज बर्न नहीं होते, इसलिए अधिकतर इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इनका यूज़ होता है। जैसे आयरन टोस्टर में एलॉयज़ का यूज़ होता है। यहाँ पर ये एक नाइक्रोम वायर बना हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगर हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करें तो उनके अक्रॉस वोल्टेज, उनमें फ्लो होने वाली करंट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और कम्बिनेशन कितने तरीके से की जा सकती है, तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन 3 तरीके का होता है। पहला सीरीज कम्बिनेशन, जिसमें रेसिस्टेंस को इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं। दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन, जिसमें रेसिस्टेंस को हम किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। और तीसरा है मिक्स्ड कम्बिनेशन। मिक्स्ड कम्बिनेशन में हम सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला
यहाँ पर ये जो पहला स्ट्रक्चर है या पहला डायग्राम है, इसमें रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों 1 बाई 1 इंड टू इंड कनेक्टेड है, इसलिए ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। यहीं पर ये दूसरा जिसमें रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों रेसिस्टेंस किसी 2 पॉइंट A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है, यानी कि ये किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए ये पैरेलल कम्बिनेशन है। और यहाँ पर ये तीसरे डायग्राम में पॉइंट A और B के बीच 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पर R2 और R3 दोनों सीरीज़ में हैं, बट R2 और R3 R1 के साथ पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस 3 तरीके के होते हैं, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स्ड कम्बिनेशन। मूव करते हैं और 1 बाई 1 समझते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में अगर रेसिस्टेंस लगा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ़्लो होने वाली करंट में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो सीरीज कम्बिनेशन, यहाँ पर हमने तीन रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से 1 बाई 1 कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर पहला रेसिस्टेंस R1, दूसरा रेसिस्टेंस R2 और तीसरा रेसिस्टेंस R3 1 बाई 1 इन टू इंड कनेक्टेड हैं। हमने तीनों के अक्रॉस, तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके हम उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ को मेज़र करेंगे और हर एक के अक्रॉस हमने अमीटर को कनेक्ट किया है। तो जब हमने हर एक वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया तो उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट आई। वोल्ट मीटर्स रीडिंग अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस डिफरेंट और हर रेसिस्टेंस में जो करंट की वैल्यूज़ आई, यानी कि हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो एमीटर की रीडिंग्स आई वो सेम थी। मतलब हर एक रेसिस्टेंस में सेम अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है, बट हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। मतलब सीरीज कम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस में सेम अमाउंट की करंट फ्लो करती है, बट हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। मूव करते हैं आगे और समझते हैं ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। अगर हम कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर दें एक सिंगल रेसिस्टेंस से, जिससे जिससे पोटेंशियल और करंट की वैल्यूज़ पर इफ़ेक्ट ना पड़े, तो वो जो सर्किट बनेगी उसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। और वो जो सिंगल रेसिस्टेंस जिसने उन सारे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को रिप्लेस किया उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 इन टू इन कनेक्टेड है सीरीज़ में। अगर हम इन तीनों रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर दें एक सिंगल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट से, तो भी अगर करंट और वोल्टेज की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम उस रेसिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और उसके थ्रू जो सर्किट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट सर्किट में जो करंट की वैल्यूज़ हैं या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और हमें पता है बाई अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज़ इक्वल टू होता है IR। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा V1 इज़ इक्वल टू IR1, क्योंकि हर एक रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम है। V2 की वैल्यू हो जाएगा IR2 एंड V3 की वैल्यू हो जाएगा IR3। यहाँ पर क्योंकि तीनों रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम है तो I कॉमन लेने पर ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V इज़ इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमने क्या किया कि इन तीनों रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रेसिस्टेंस से। इसी रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा V इज़ इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, क्योंकि हमने बोला करंट और पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो V इज़ इक्वल टू इक्वेशन 1 और 2 से दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर हमें किसी सर्किट का इक्विवेलेंट किसी सर्किट में रेसिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगे हैं और उसका हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो हम सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम कर देंगे, वही हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू को बताएगा।
तो ये था सीरीज कम्बिनेशन में हम किस तरीके से आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करते हैं। आगे इसके कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्टेड रहते हैं और इन सब में जो करंट फ्लो करती है वो सेम अमाउंट की होती है, बट हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। अगर किसी सर्किट में सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट में लगे किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू से उसकी वैल्यूज़ हमेशा ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम से उसकी वैल्यूज़ मिली थी। सीरीज कम्बिनेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सर्किट में रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन की एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज होती है कि अगर कहीं से सर्किट थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाए तो सारे के सारे एलिमेंट्स या सारे के सारे एप्लीकेंट्स वर्क करना बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाए तो ये पूरी की पूरी सर्किट, ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। आगे चलते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को किसी 2 पॉइंट्स के बीच में A और B 2 पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में कनेक्ट किया है, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पर हमने सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर और अमीटर लगाया है। हमने ऑब्जर्व किया कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर की रीडिंग्स थी वो सेम थी, बट हर एक रेजिस्टेंस में जो फ्लो होने वाली करंट थी जिनकी वैल्यूज़ हमें अमीटर की रीडिंग से मिलती वो डिफरेंट थी। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, बट हर एक रेजिस्टेंस के में जो करंट फ्लो करती है उनका अमाउंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर 3 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच जिसमें R1 रेजिस्टेंस लगा, दूसरी ब्रांच जिसमें R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीसरी ब्रांच जिसमें R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इन तीनों ब्रांचेस में डिफरेंट अमाउंट में करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस डिफरेंट है। मूव करते हैं और फिर से समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड करते हैं। फिर से वो डेफिनेशन रिकॉल करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की। अगर हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दें एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिससे वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ पर इफेक्ट ना पड़े, तो उस रेजिस्टेंस के थ्रू जो सर्किट बनेगी उसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट, और उस सिंगल रेजिस्टेंस जिसने सारे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसको समझते हैं। यहाँ पर अगर हम जो करंट फ्लो करेगी वो बैटरी के पॉजिटिव पोल से फ्लो करेगी और निगेटिव पोल तक जाएगी। यहाँ पर मान लेते हैं कि आई अमाउंट की करंट पॉइंट A तक पहुँची, उसके बाद उसको 3 ब्रांचेस मिल गई। पहली ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये और तीसरी ब्रांच ये, तीनों में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तीनों, क्योंकि ब्रांचेस में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो तीनों में अमाउंट ऑफ जो करंट होगी वो डिफरेंट होगी। क्योंकि आई अमाउंट की करंट तीनों ब्रांचेस में डिवाइड होगी, इसलिए हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I3, क्योंकि आई अमाउंट की करंट तीनों ब्रांचेस में बढ़ गई हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं I नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स जो कि ब्रांचेस में हैं। इसमें ओम के नियम को अगर हम अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, V इज इक्वल टू IR ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ से ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R1, क्योंकि हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि वो 2 पॉइंट से कनेक्टेड है। और I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी V/R3। यहाँ से हम देखते हैं कि V कॉमन है, तो इससे हो जाएगा I इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये मैंने पहला इक्वेशन बना दिया है। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट में
ओम के लॉ को अगर अप्लाई करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, जो करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू V, जो कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है या सेल का EMF है, डिवाइड बाई हो जाएगा जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है R इक्विवेलेंट। अगर हम इक्वेशन और 1 और 2 को कंपेयर करें तो V इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट, सॉरी I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट और I इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू जो हमें मिल जाएगा रिजल्ट हो जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्योंकि V की वैल्यू सेम थी और यहाँ पर V की वैल्यू सेम है और I की वैल्यूज़ भी सेम थी, इसलिए इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू जो कंक्लूजन मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट या रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 1 बाई Rn, अगर n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो। आगे चलते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के को देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है या रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 1 बाई RP, P सबस्क्रिप्ट में है वो पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो सर्किट में लगे किसी भी रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यूज़ कम होती हैं, क्योंकि हमने सारे का रेसिप्रोकल सम किया है। पैरेलल कम्बिनेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सर्किट में आर मिनिमम की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, मतलब सबसे कम रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ अगर मुझे चाहिए तो उस टाइम पर हम सारे रेसिस्टेंस को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे। एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए जितना ज़्यादा रिवीजन हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और रिवीजन अगर वन ऑफ द बेस्ट नोट से हो तो और भी अच्छा है। मैंने इस चैप्टर के नोट्स भी बनाए हैं। ये हाई क्वालिटी कंटेंट है जिसको बहुत ब्यूटीफुल और कलर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है। ये नियरली 10 पेजेस के प्रिसाइज नोट्स हैं जिसमें सारे कंटेंट को वेल तरीके से अरेंज किया है। ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी इंक्लूड किया है। मैंने इस नोट्स का मोबाइल फ्रेंडली वर्जन भी तैयार किया है जिससे आप कहीं पर भी हों 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर इन डिटेल रिवाइज कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस नोट्स के कंटेंट को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर कुछ टाइम बाद हीट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट के पास होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी इफेक्ट को करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम समझ लेते हैं कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट का क्या रीज़न है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सेल के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस या फिर एटम से फ्रिक्वेंटली कोलाइड करते हैं और हर कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है जो कंडक्टर के टेम्परेचर को राइज करा देता है। तो यही रीज़न है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसी रेसिस्टेंस के थ्रू अगर करंट पास कर रही है तो उसमें कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट इन द रेसिस्टेंस। उस रेसिस्टेंस में कितने अमाउंट में करंट फ्लो कर रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। मतलब वायर का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाली है। और तीसरा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। जितने ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अब तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हो जाएगी हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी
रेसिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, जितने टाइम तक करंट फ्लो करती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी रेसिस्टेंस में प्रोड्यूस होने वाली हीट के अमाउंट को मेज़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इसका जो सिंबल होता है वो होता है P। हम इलेक्ट्रिकल पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो कोई एप्लीकेंस कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब कितनी अमाउंट की एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम हुई है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू जो वर्क हुआ उसके थ्रू जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर अगर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हीट प्रोड्यूस हुई है तो हम उसके थ्रू भी उसकी पावर को मेज़र कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा हीट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो सारे ये जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा P इज़ इक्वल टू, P के जो फार्मूले होते हैं हो जाएगा P इज़ इक्वल टू VI, P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R, और पावर इज़ इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। वो जो हीट के सारे फार्मूले थे उसमें से अगर हम हीट HEAT उसको अगर हम डिवाइड कर दें T यानी कि टाइम से, तो हमें पावर मिल जाएगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है हीट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला। इन तीनों का यूज़ करके हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पावर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। 1 किलोवाट जो होता है वो 10 टू द पावर 3 वाट होता है, और एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 इतना वाट होता है, 746 वाट। आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के बारे में पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम, कि उसने कितना पावर कंज्यूम किया है, और जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर बल्ब सीरीज़ में अगर सारे बल्ब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उसमें जो करंट फ्लो करेगी उसका अमाउंट सेम होगा। फॉर सीरीज़ करंट इज सेम, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के, क्योंकि आई सेम है, क्योंकि आई सीरीज़ कम्बिनेशन में रेसिस्टेंस के क्रॉस रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो करती है वो सेम अमाउंट में करती है। तो पावर के फार्मूला P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर R के अकॉर्डिंग, अगर ये I सब के लिए कांस्टेंट है, कॉमन है, तो पावर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस। सेम इसी तरीके से अगर सारे बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम होगा, मतलब उनमें करंट डिफरेंट होने वाली है, तो जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस होगा। कैसे, तो ये कुछ इस तरीके से है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, क्योंकि इस बार ये जो V स्क्वायर है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो मतलब जिस पैरेलल कनेक्शन में जिसका रेसिस्टेंस जितना हाई होगा उसकी पावर उतनी कम होगी और उसकी ब्राइटनेस उतनी ही कम होने वाली है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 kWh, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर हम 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस 1 आवर तक कंटिन्यूसली रन करें तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, वो 1 किलोवाट आवर होगा। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर, मतलब 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस 1 घंटे तक अगर रन करें तो फिर वहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, 1000 वाट और 1 आवर। तो 1 आवर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड, और यहाँ पर 1000 वाट इंटू
3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने पर 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यूज़ आई हैं जूल में वो कुछ इतनी आई हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो इस तरीके से जो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कॉमर्शियल यूनिट की वैल्यूज़ को मेज़र करना हो या फिर उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट इज़ इक्वल टू वाट इंटू आर। कितना वाट और कितने आर तक वो रन किया है, मतलब कितने वाट का एप्लीकेंस कितने आर तक रन किया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 1000। वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ आएंगी वो नंबर ऑफ़ यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैप्टर का नोट्स ऐड कर दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कंटेंट शायद ही किसी ने क्रिएट किया है, तो आप लोग प्लीज़ अपने स्कूलमेट्स को ये नोट्स और वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें, इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।